Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उसी लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हमने लास्ट टॉपिक जो किया था दैट वाज ग्लोबल वार्मिंग, उससे पहले हमने पाकिस्तान ईरान रिलेशंस की बात की थी। तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम एक जो इंपॉर्टेंट इशू है आज बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिबेट है दैट इज़ पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप और उसके अंदर होने वाली जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सपेक्टिव्स, बट पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के अंदर जो एक सेंस ऑफ कोलैबोरेशन डेवलप हो रही है और साथ में जो पोटेंशियल ऑफ कोलैबोरेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप की जो फर्दर इम्प्रूवमेंट है उसको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। दिस अगेन पार्ट ऑफ द सीरीज़ जो कि CSS 2024 के वाले से हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर। तो जो चार मेन एस्पेक्ट पे जिन पे हम बात करेंगे आज, स्टार्टिंग फ्रॉम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू हिस्ट्री पे बात करेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, सिंस द यूएस, फिर वॉर ऑन टेररिज्म, फिर सिंस यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, देन इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट डिसमिस की गई, रिमूव की गई थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद की वजह से पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप और फिर करंट स्टेज पे आएंगे। हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर यूएस के इंटरेस्ट क्या हैं, करंटली यूएस के इंटरेस्ट क्या हैं और पाकिस्तान के यूएस के साथ क्या इंटरेस्ट हैं, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या हैं दोनों स्टेट्स के, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किन एरियाज़ में हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है और किन एरियाज़ में पोटेंशियल है कोलैबोरेशन का बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और लास्ट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान यूएस रिलेशन में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या थ्रेट्स क्या हो सकते हैं या वो फैक्टर्स जो पाकिस्तान यूएस रिलेशन को डिरेल कर सकते हैं वो क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द इंटायर डिस्कशन। और साथ ही ये भी बताता चलूँ कि इसी ये जो आउटलाइन है ये सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, साथ एक लिंक होगा अबाउट द फर्दर डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर जो है, चाहे 1947 जब पाकिस्तान बना उससे लेकर ऑनवर्ड्स, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप हैड लार्जली बीन वेरी कोलैबोरेटिव विद ईच अदर। बहुत सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन हुई इस दौरान पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की, और ये मल्टी फेस्टेड कोलैबोरेशन थी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एज वेल एज कल्चरल कोलैबोरेशंस। सो पाकिस्तान और यूएस में जो कोलैबोरेशन कोल्ड वॉर में थी दैट वाज ड्रिवन बाय द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ बोथ स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स प्राइमरी इंटरेस्ट वाज टू यूज़ पाकिस्तान's जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड यूज़ पाकिस्तान's रिसोर्सेज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, चाहे वो सोवियत यूनियन का हो, अफगानिस्तान में हो या चाइना का हो। यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड टू यूज़ पाकिस्तान एज अ लॉन्च पैड लाइक मेनी अदर स्टेट्स to counter the spread of Soviet Union. But Pakistan was interested in the US. Pakistan का जो primary interest है US में, that was because US was the major global power and we needed global power support because we had faced threats since the beginning, since the inception, that were beyond the capacity of Pakistan to deal with. और United States had the resources, चाहे वो military हों, political हों या economic हों, to help Pakistan counter those threats. तो आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तान needed US help to counter India, Pakistan needed US help to stabilize the economy, Pakistan needed US help to counter the threats from Afghanistan. सो पाकिस्तान के लिए भी एक यूनाइटेड स्टेट जो था एक डिसीजन, तो दोनों के जो इंटरेस्ट थे दे कन्वर्ज विद ईच अदर फॉर डिफरेंट रीजंस, बट स्टिल दे वर एबल टू मैनेज अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, मोस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। ऑल्दो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी चले, थोड़े से इशूज़ पे बने, जैसे 70s के अंदर हमारा इशू बना बिकॉज पाकिस्तान अबैंडन्ड सीट ऑफ सेंटो, और फिर हम बात करते हैं उससे पहले 1960s के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द वॉर्स, एंड ऑब्वियसली इंडो चाइना जो वॉर हुई थी 1962 में, उसमें भी यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइडेड आर्म्स टू इंडिया, दैट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ रिफ्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बट इन नटशेल अगर हम हिस्ट्री में आज के बैठ के देखें, 21वीं सदी में बैठ के देखें, तो कोल्ड वॉर वाज द पीक पीरियड ऑफ पाकिस्तान यूएस कोलैबोरेशन थ्रू आउट द 75 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप। अब आते हैं नाज़रीन के जब कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, वी वर एबल टू हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स काउंटर द यूएस सोवियत थ्रेट टू देम। यूएस वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स गोल्स विद पाकिस्तान, बट वाज पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर से दैट आवर कोलैबोरेशन विद द यूएस अल्टीमेटली वार्डेड ऑफ एंड कम्प्लीटली एलिमिनेटेड थ्रेट्स टू पाकिस्तान? आंसर इज़ नो। ना इकोनॉमिक थ्रेट ख़त्म हुए, ना इंडिया से थ्रेट मिनिमाइज़ हुआ, इनफैक्ट इंक्रीज़ हुआ, ना अफगानिस्तान से थ्रेट ख़त्म हुआ। तो पाकिस्तान के जो जस्टिफिकेशन फॉर पार्टनरशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं शायद हम उतने अचीव नहीं कर पाए जितना यूनाइटेड स्टेट्स अचीव कर सका विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, विच मेक सेंस बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स बिगर पावर, पाकिस्तान इज़ अ स्मॉल पावर, तो कहीं ना कहीं पे डिफरेंस तो आना था। बट जब पोस्ट कोल्ड वॉर में जाते हैं तो चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स वाज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो पाकिस्तान वाज लार्जली अबैंडन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स
They didn't become enemies to Pakistan, obviously. Pakistan does not have the stature of becoming an enemy to the United States, but definitely Pakistan became least priority in the US foreign policy, चाहे वो security driven policy हो या economic policy हो. Pakistan was the least important state in the United States, one of the least states important for the United States in its global foreign policy. तो 1990s का जो पीरियड है वो बेसिकली एक डिसंगेजमेंट का ज़्यादा पीरियड है, आल दो एक छोटी मोटी डेवलपमेंट्स होती हैं, बट इट वाज लार्जली एन इरा इन विच यूनाइटेड स्टेट्स वाज डिसइंटरेस्टेड इन पाकिस्तान. अब आते नाज़रीन फिर 9/11 का इंसिडेंट रहा है, और पोस्ट 9/11 की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट कोल्ड वॉर में ही आता है, बट पोस्ट 9/11 यूनाइटेड स्टेट्स अगेन हैज़ टू फाइट अ वॉर इन अफगानिस्तान अगेंस्ट Al-Qaeda based terrorism, which was sponsored by the Afghan Taliban regime at that time. The United States again needed the geographical support from the neighboring states to counter the Taliban and Al-Qaeda threats from Afghanistan, but no neighbor was logistically more important for the United States than Pakistan was. Therefore, Pakistan joined the US war on terrorism. We helped the United States in Afghanistan achieve their goals against terrorism, but obviously terrorism was also considered to be an emerging threat to Pakistan at that time. But besides that, we thought that by helping the United States, it could restore Pakistan's position as an ally of the United States, and we can extract maximum benefits for Pakistan's politics, economy and security with the threats that we had at that time. तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट की बिना पे अगेन पार्टनरशिप डेवलप हुई अफगानिस्तान के अंदर जाके, बट पाकिस्तान नेवर इंटेंडेड टू हेल्प देम इन एलिमिनेशन ऑफ तालिबान. पाकिस्तान प्राइमरी गोल वाज टू हेल्प देम एलिमिनेट अल-कायदा, and in return obviously we needed some kind of assurances that the United States would ensure Pakistan's security, develop a stabilized economy and help us politically at the global forums. So this mutual relationship was not as cordial as it used to be during the Cold War. हम देखते हैं कि from the middle of this Cold War जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा आते हैं, since then पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में ओपनली डिसएग्रीमेंट्स आते हैं ऑन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान. और although हम कोलैबोरेशन भी करते हैं ऑन ग्राउंड, बट जो हमारा स्ट्रेटेजिक विजन है अफगानिस्तान के बारे में, उसके हवाले से हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो कम्प्लीटली डाइवर्जेंट थे. स्पेशली इंडिया का जो रोल है अफगानिस्तान में जो तालिबान का फ्यूचर स्टेक हो सकते थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, तो उन मामलात को लेकर पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में कोई मेजर कन्वर्जेंस मौजूद नहीं थी वहाँ पर. तो वॉर ऑन टेररिज्म में हमारी कोलैबोरेशन तो रही, बट इट वाज नॉट एज कार्डियल एज आई सेड एज इट वाज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. बट ऑब्वियसली यूएस अल्टीमेटली विदड्रॉज फ्रॉम अफगानिस्तान एज एक्सपेक्टेड बाय मैनी, और यूनाइटेड स्टेट्स जब 2021 में विदड्रॉ करते हैं अफगानिस्तान से, तो ऑब्वियसली इट वाज फेल्ट इन पाकिस्तान दैट यूएस इंटरेस्ट इन पाकिस्तान विल बी लिमिटेड. एंड दिस इज़ वेरी मच एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट सिंस 2021, जब से जो बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं, ऑलमोस्ट 4 years आर देयर, President Biden has not talked to any single Pakistani leader, not even telephonic conversations, which is an evidence of the US disinterest in Pakistan to a greater extent. But इसी तरह हम देखते हैं कि उनके जो बाकी स्टेट्स हैं, इंडिया हो गया, बाकी स्टेट्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप they continue to improve, mainly because that now US is now making alliances with and making partnership with states that are helping them against the new Cold War and against the Chinese. तो पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वो एक लिमिट हुई है, ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं हुई बट लिमिट हुई है सिंस द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान. और उसी चूँकि दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट यूएस हैड अचीव्ड इट्स गोल्स एंड देयरफॉर इट हैज़ लार्जली अबंडन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसके अंदर और पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर एक एंगर का एलिमेंट ज़रूर मौजूद रहा अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स. और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे हैड ग्रेजुअली बिल्ट एन एंटी यूएस नैरेटिव. और ख़ासकर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, ही बिकेम वेरी हाकिश टुवर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स. और इसी तरह इसलिए हम देखते हैं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से डिसमिस किया जाता है, तो इमरान खान साहब अपना जो एंगर है, अपनी जो पॉलिटिकल विक्टिम होने की जो डायरेक्शन है, वो लिंक करते हैं टुवर्ड द यूएस कंस्पिरेसी. और जिस साइफर कंस्पिरेसी की हम बात करते हैं, जिसके ऊपर उन्हें रिसेंटली पनिशमेंट भी हुई, कन्विक्ट भी किया गया उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से. तो इमरान खान साहब की जो नैरेटिव था इन द लास्ट डेज ऑफ हिज ऑफिस एंड सिंस ही lost power, that was based on anti-US narrative that US has conspired to overthrow his government and US meddles in Pakistan's affairs, citing different conspiracies. तो since then obviously पाकिस्तान US के दरमियान में एक बहुत significant gap develop हुआ. US became very sensitive to this narrative built by इमरान खान साहब, और इसके वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को और ट्रस्ट इश्यूज़ को बिकॉज ऑफ दिस नैरेटिव. मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे पहले ट्रस्ट इश्यूज़ के मिसट्रस्ट नहीं था दोनों के दरमियान में, बट उसके अंदर इसी नैरेटिव ने एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया इन क्रिएटिंग वर्ज बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स.
बट ऑब्वियसली इन द लास्ट 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, हम देखें तो जब पीडीएम गवर्नमेंट आई और करंट इंडियन गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान और यूएस में जो करंट पार्टनरशिप है उसका बुनियादी पर्पज़ तो उस डैमेज कंट्रोल करना है जो यूएस एब्रप्ट विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान की वजह से हुआ, और उसके बाद जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था उसकी वजह से जो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को जो लॉस हुआ, जो डैमेज हुआ, उसको रीबिल्ड करने के हवाले से पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में एक कोलैबोरेशन की जो टॉक्स हैं वो हमें नज़र आती हैं, फॉर्मल लेवल पे भी और एट द लेवल ऑफ द स्कॉलर्स एज वेल। ये तो नाज़रीन हिस्ट्री हो गई, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने सारी बात कर ली। लेट्स कम टू द करंट डेवलपमेंट्स, करंट पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप में इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर पाकिस्तान से जैसे मैंने कहा डैमेज कंट्रोल चाहता है, कोलैबोरेशन चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? What are the US interests in Pakistan at the moment? For many scholars, US primary interest in Pakistan remain the old-fashioned interests. उनमें अगर मैं सबसे important बात करूँ तो वो है countering terrorism. Obviously, United States does not have boots on grounds in Afghanistan because अफगानिस्तान में अलकायदा को तो significantly weak किया गया, but Daesh is still active and very important, very significant. Taliban are back in power in Afghanistan, and there's a real fear in the United States that Afghanistan can become, and once again it can become the hotspot of global terrorism, जिसके बारे में यूएन की रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले आई। तो Americans do not have the boots on grounds. They need regional power support to keep a check on the rise of terrorism in Afghanistan, and obviously no other country will be more willing to help the United States than Pakistan. And mainly reason is because Pakistan needs US, जिस पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे बात करेंगे, but more importantly because this terrorism not just threatens the West and the United States, but it also threatens Pakistan and Pakistan's interest in the region. तो यहाँ पे United States knows that it cannot succeed in countering terrorism in Afghanistan without the support from Pakistan. तो एक तो United States का इंटरेस्ट है that they want to use Pakistan to do a job that United States had to do when it was there on the ground. दूसरा इंटरेस्ट अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉलिटिकल सेंस में है। यूनाइटेड स्टेट्स न्यू दैट इन 1990s US had largely abandoned Afghanistan directly and it has not allowed other states to engage with the Taliban. This time अगर ऐसा होता है तो द रिजल्ट्स कुड बी द सेम एज हैपन इन 1990s। अगर वो डिसंगेजमेंट होती है अफगान तालिबान के साथ रीजनल स्टेट्स की और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की, तो दैट कुड लीड टू काइंड ऑफ वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, जिसका फ़ायदा जो है वो फिर नॉन मिलिटेंट नॉन स्टेटर्स, अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, दाइश जैसे ऑर्गेनाइजेशन उठा सकती हैं, एंड दे कैन लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट द US and its allies globally. Therefore, US wants to stay engaged with the Taliban directly as well as through Pakistan. So United States cannot have direct engagement with Taliban without the active blessings of Pakistan, and this is the reason. This is because Pakistan has its own historical context and presence in Afghanistan. So United States need Pakistan to stay engaged with the Taliban government directly and indirectly, so that it does not make the mistake that it did in 1990s, for which it had to pay a very heavy price. Thirdly, for many scholars जो साउथ एशियन रीजन पे एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं that United States wants to keep engaged with Pakistan in order to make sure that Pakistan does not become another outpost for China in the Indian Ocean region. We know that China is trying to expand its influence in the Indian Ocean. उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव के अंदर रिसेंटली हमने देखा, तो उस हवाले से जो चाइनीज़ प्रेजेंस है वो ग्रेजुअली एक्सपेंड करती जा रही है, ऑब्वियसली अफ्रीका में भी है। तो अगर अमेरिकन चाहते हैं कि इस रीजन में चाइना की मज़ीद एक्सपेंशन ना हो, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसे मुल्क में पाकिस्तान शुड स्टे एंगेज विद चाइना, पाकिस्तान कैन कंटिन्यू टू बिकम पार्ट ऑफ चाइना, बट पाकिस्तान डज नॉट गेट टू क्लोज टू चाइना एंड इट डज नॉट बिकम अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना फॉर दैट मैटर. So United States needs to engage Pakistan in order to deal with the growing threats from China in the Indian Ocean region. Another reason why United States needs Pakistan is United States के अंदर एक concern है, long standing concern है, almost 4 decades से concern है, that Pakistan can be a potential source of nuclear proliferation, and therefore if United States want to make sure that there is no proliferation taking place, particularly with respect to the rogue states, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, ईरान हो या बाकी स्टेट्स हों, United States wants to stay engaged with Pakistan to make sure that its non-proliferation goals are achieved through Pakistan. Last but not the least, Nazreen, United States has limited but some economic interest in Pakistan. Pakistan is 225 million population. It's a sizable, kind of middle class. It has the potential to become a major economy, at least in Asia. Therefore, United States know that it could be a future market. It could be a major economic, kind of partner for United States as well. तो पाकिस्तान के लिए एक limited but obviously एक economic importance भी United States के लिए ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर.
अब आते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान के यूएस के साथ क्या इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान के जो यूएस के इंटरेस्ट हैं अगेन वो हिस्टोरिकल हैं। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इकोनॉमिक है। पाकिस्तान नीड्स बायलैटरल सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनकी हेल्प चाहिए, लोन्स चाहिए हमें, और वी कांट गेट द लोन्स विदाउट द consent of the United States. United States has a greater say in those institutions, therefore we need the United States. हम लास्ट टाइम FATF की ग्रे से निकले थे, it was because of the US blessing at that time. हम जब डाले गए थे तो भी US की blessing थी, जब निकाले गए तो भी US की blessing है. So we know that we can't solve our economic problems, especially with respect to international global economic institutions, without the US support. But at the same time, United States is also the largest donor to Pakistan. जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल एड आती है पाकिस्तान को, दैट कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वी नीड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर दैट मैटर एज वेल. एंड लास्टली, यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेसेस ह्यूज इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, which can only be solved by improving exports. Therefore, Pakistan has the desire to expand its presence, economic presence in the United States, and therefore we have been demanding the United States for negotiating and ultimately signing a free trade agreement that US is so far reluctant to do. But Pakistan needs United States economic support as well. Besides economics, नाज़रीन मैं बात करूँ तो पाकिस्तान also need the US support in countering terrorism. United States can provide very crucial intelligence support to Pakistan. It can provide military hardware to Pakistan. It has provided them as well, and it has also the potential to provide the financial help to Pakistan in countering terrorism. हम 2001 से लेकर 2021 तक जितने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते रहे, they all were funded by the coalition support fund coming from the United States. Now at this point of time, if terrorism escalates in Pakistan, we don't have the resources that we can continue to have military operations against the terrorists. Therefore, the US support is important, and it is for this reason that Army Chief's visit to the America in December last year, that was very significant in this context. Another reason why Pakistan needs US is to keep a check on India. हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली whenever India was trying to be belligerent on Pakistan, it was trying to invade Pakistan, or to be more penetrative to Pakistan, चाहे वो 2001 का क्राइसिस हो, कारगिल हो, उसके बाद की बात करें, मुंबई अटैक के बाद की बात हो, पुलवामा अटैक के बाद की बात हो, it the United States who had been playing the most significant role in de-escalation between Pakistan and India. And if in future any crisis emerges, Pakistan hopes that staying engaged with the United States will help Pakistan in convincing United States to disengage any kind of conflict with India, because Pakistan cannot militarily or for that matter economically afford another war with India. Let's come to this point नाज़रीन कि अब पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में जो करंट कोलैबोरेशन कहाँ हो रही है और पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन कहाँ पे है। ये तो वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, बट जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक सेंस में, तो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, तो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशनशिप था वो एक स्ट्रेटेजिक नेचर का रिलेशनशिप था। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन वॉर्स, बट वी हैव नेवर पार्टनर्ड इन पीस. This is the time that Pakistan and United States need to build a relationship that goes beyond wars, beyond conflicts, and therefore उसका जो सबसे important area हो सकता है collaboration का, that could be economic, because economics is the new reality of the 21st century. Any peaceful relationship means economic collaborations fundamentally. So Pakistan, नाज़रीन peace की definition historically जो हम करते हैं 20th century में, absence of war or threats of war. Now peace is more if you are economically engaged. That's what makes peace between the states. So जो economic collaboration है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में, that is very significant, and that has the potential to be very significant. United States, as I said earlier, is very important for Pakistan economically. Pakistan has the potential to become a major market for the United States as well in this region. तो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के में एक ह्यूज पोटेंशियल है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का। वो उसमें चाहे वो FDI की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, चाहे वो ट्रेड की बात की जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोन्स एंड एड, बट पाकिस्तान एंड US हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हैं, उसकी वजह से जी पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में एक मेजर जो है वो अपॉर्चुनिटी है कोलैबोरेशन की। दूसरा जो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी है वो है काउंटर टेररिज्म. Pakistan has been struggling to counter terrorism at this point of time because of its own economic and political challenges, and therefore it is an area in which United States could really help Pakistan. United States support to Pakistan against terrorism would not help the United States ward off threats from non-state actors. It would also help the United States secure Pakistan's nuclear weapons. जो historically United States की policy भी रही है that United States has been supportive of Pakistan to counter terrorism so that terrorists do not get hands on, or at least they can gain access to the nuclear installations of Pakistan. एक ज़माने में कहा जाता था, Americans used to say that Pakistan is a state with a lot of terrorists and a lot of weapons.
We were able to eliminate terrorists. We continue to expand their nuclear weapons, but the resurgence of terrorism means that the same old threat might come back. So this is an area in which United States needs to really help Pakistan. That if US does not help Pakistan in this area, then the possibility of the terrorist threatening Pakistan's stability and terrorists getting hands on the nuclear weapons, that can be a new reality that will haunt the United States and the rest of the world. But there is another area, नाज़रीन, जो कि एक न्यू एरिया है जिसमें हिस्टोरिकली पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में कोलैबोरेशन नहीं था, बट दिस इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू कोलैबोरेट ऑन, इज़ द क्लाइमेट चेंज. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. हमने लास्ट एपिसोड में बात भी की थी. और उस क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए वी नीड टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड ऑब्वियसली पॉलिसी सपोर्ट, एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ मोर इक्विप्ड टू डू सो देन द यूनाइटेड स्टेट्स. United States has the means and the will to help states in countering climate change. Therefore, it is an area in which Pakistan and United States can really collaborate with each other. Giving aid to flood victims will not solve Pakistan's climate problems, but definitely it will provide a short relief. However, in the medium to long term, Pakistan and United States need to collaborate on green technologies, on new investments, and develop infrastructure that is more sustainable and resilient, and therefore help Pakistan develop policies that are long term in countering climate change. Let's come to the point, नाज़रीन, कि अब चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप को. ये जो पोटेंशियल है इसके अंदर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. तीन मेन चैलेंजेस हैं नाज़रीन. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो तो है ऑब्वियसली इंडो यूएस कोलैबोरेशन. वी नो दैट इंडो यूएस कोलैबोरेशन इज़ एक्सपैंडिंग, और जितना इंडो यूएस कोलैबोरेशन स्ट्रांग होगी, इंडिया की हेजेमोनिक डिज़ाइंस, इंडिया की कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी, एंड इंडिया कैन इम्पोज मोर हार्म टू पाकिस्तान. इट कैन inflict more harm to Pakistan. It can threaten Pakistan in more different ways. तो इंडो यूएस कोलैबोरेशन जो है ये बिगेस्ट कंसर्न है पाकिस्तान की विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. दूसरा बड़ा जो चैलेंज है नाज़रीन, दैट इज़ द पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन. वी नो दैट चाइना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट enemy of the United States, officially declared enemy of the United States. और अगर अमेरिकन के अंदर फियर ये है कि पाकिस्तान और चाइना में जितने रिलेशनशिप डीप होते जाएंगे, दैट वुड बिकम अ कंसर्न, सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. बट ऑब्वियसली नाज़रीन, ये जो पहला कंसर्न है और दूसरी कंसर्न है, ये इंटर रिलेट करती हैं. Growing Indo-US partnership would push Pakistan closer to China, and therefore it would ultimately link to Pakistan-United States conflict as well. तो ये जो पाकिस्तान चार मुल्कों का जो quadrilateral relationship है, that is a major challenge between Pakistan and United States relationship. Last but not the least नाज़रीन, वो है पाकिस्तान की sliding democracy. In Pakistan we know that democratic deficit है, पाकिस्तान के अंदर democratic decline है, human rights की violations हैं, चाहे वो minorities की हों या वो पॉलिटिकल हों या मीडिया के हवाले से हों. एंड यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी में ऑब्वियसली दिस वुड बी अ मेजर कंसर्न दैट यूनाइटेड स्टेट्स मे नॉट लाइक पाकिस्तान स्लाइडिंग मोर इनटू द डेमोक्रेटिक डेफिसिट. और जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का रोल है, उनका एम्पावर होना, डेमोक्रेटिक फोर्सेस का वीक होना, दैट कुड बी अ मेजर कंसर्न फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल इन द फ्यूचर. So to conclude, नाज़रीन, हम कह सकते हैं Pakistan-US relationship have a huge potential of collaboration. Historically, our relationship has been driven by the strategic interest, but now is the time that Pakistan and United States need to build a relationship which is more sustainable and which is mutually beneficial to both states, instead of walking down the respective selfish interest of both states, which they have done in the past. At the same time, it also means that Pakistan and United States need to be realistic about the expectations that we have from each other. Only realistic expressions can be a good foundation for the future relationship between Pakistan and United States. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.